हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 9, जिससे आप लोग डरते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। बालको, इस वीडियो के खत्म होते होते तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए कितना बना है और कितना नहीं बना है। अच्छा, इस चैप्टर को अगर 5 मिनट में कवर करना मतलब बहुत ही ज्यादा सॉलिड तरीके से एनिमेशन के थ्रू कवर करना है। आई बटन में एक वीडियो लगा देता हूं, जाके देख लेना। डिटेल 1 घंटे का वीडियो देखना है, आई बटन में वीडियो लगा लेता हूं। और अगर अभी बिजनेस स्टडीज से परेशान हो तो अपनी हेल्प बुक तुम्हारे पास नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमारी द्वारा बनाई गई हेल्प बुक के बाद परेशानी नहीं आती है। ठीक है, चलो, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लेना। बट उससे पहले चलो चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो अगर मैं तुमसे पूछूं यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मैं बताऊं क्या बोला? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरे क्या बात है, इतना बेहतरीन डेफिनेशन कैसे दे गए तुम लोग। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस ऐसा मत लिखना, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस के लिए जो फाइनेंस चाहिए, बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, उसको मैनेज करना, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में बोले तो बिजनेस के ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए हमें फाइनेंस को मैनेज करना जरूरी है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 प्रकार के डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से, जरा नाम बताएंगे? 3 प्रकार के डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां लगेगा, जहां से रिटर्न आए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, DECISION। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, डिसाइड कर लिया कि कितना पैसा लगेगा, तो ये पैसा कहां से आएगा, इस बात को डिसाइड करना। और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, यानी कि उसको लगाने से जो प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को कौन रखेगा, कैसे उसको बांटना है। ये 3 डिसीजन इस चैप्टर के मूलभूत हैं, यानी कि इन 3 डिसीजन के ऊपर ये चैप्टर बना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले जो अपने को पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी पैसे को मैनेज करना क्यों जरूरी है, पैसे को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, और व्हाट इज द बेसिक नीड। तो देखो, अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। क्या है, जरा मुझे बताइए? एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या है? क्या बोले? ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसका? ऑफ स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स, यानी जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे बढ़ने चाहिए, ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। यानी शेयर के दाम बढ़ने चाहिए, क्योंकि इससे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। अगर शेयर के दाम बढ़ रहे हैं तो ये माना जाएगा कि भैया हमारे पास लिक्विडिटी अच्छी है, माना जाएगा कि हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हैं, मतलब पैसे किसी के रख नहीं रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन भी पूरी कर रहे हैं, मार्केट में भी सब कुछ चंगा सी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो सिर्फ एक ये डिसीजन, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, इससे सारे के सारे काम हो जाते हैं। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कभी भी पूछे मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको यही लिखना है, अगर जनरल ऑब्जेक्टिव पूछे तो 4-5 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं, अपन इन 3 डिसीजंस के बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, 3 डिसीजन है अपने, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहला आता है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि पैसा कहां लगाना है। 2 सोर्सेज होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, बताओ कौन कौन से? हाँ जी, गिव मी द 2 कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा कहां लगता है? बहुत बढ़िया, क्या? बहुत बढ़िया सर। एक तो होता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, और दूसरा बोलो क्या होता है? दूसरा होता है फिक्स्ड कैपिटल। या तो वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा या फिक्स कैपिटल में पैसा लगेगा। इसमें जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, बजटिंग डिसीजन। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो या तो वर्किंग कैपिटल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तेरे को, या फिर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए तुझे पैसा चाहिए हो। अब पैसा कितना चाहिए, क्या चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। तो कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, इसको ध्यान में रखने के लिए 3-4 अलग अलग फैक्टर है जो कि डिफाइन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन। यानी ऐसे फैक्टर जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। 4 फैक्टर होते हैं, मुझे चारों के नाम चाहिए, जल्दी से बताओ चारों के नाम। 4 ऐसे फैक्टर अपन यहां बोल रहे हैं जो कि डिफाइन करेंगे कि आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे और कौन से में पैसा नहीं डालेंगे। जल्दी
कौन से? पहला, कैश फ्लो कितना है, जहां पर आप पैसा लगाना जा रहे हो वहां पे कैश फ्लो कितना, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, ये देखना। भैया 100 करोड़ चाहिए, तुम्हारी जेब में 50 लाख है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा फैक्टर होता है रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न कितना मिल रहा होगा वहां से, पैसा कितना कमाओगे। और बोलो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, किस किस हिसाब से लगाना है, कौन कौन लगा चुके हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इस पे भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिफाइन करता है। और बस इतना बहुत है, 3 ही बहुत है अपन, चलो 3 के बाद चौथा काय को लेंगे, 3 ही बहुत है, वैसे तो आएगा नहीं है इन्वेस्टमेंट का, बट स्टिल अपन 3 लिख दिया अपन ने। इसके बाद है कि सर क्यों जरूरी क्यों है ये इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसको सोचते समझ के करने की क्या आवश्यकता है, तो यहीं पे अपन लिख देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बताओ जरा क्यों जरूरी है ये डिसीजन, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना क्यों आवश्यक है, और इसमें इतना क्या है जो किसी और में नहीं है, उसमें ऐसा क्या है जो किसी और में नहीं है। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की 4 इंपॉर्टेंस होती है, जरा बताइए। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, भाई लंबे समय में आपकी ग्रोथ जो है वो इसी पे डिपेंड करेगी कि आज आपने किसमें पैसा डाला है। और बताइए बहुत बड़ा फंड लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ह्यूज फंड इसके अंदर लगता है। और बताओ जरा 2-3 और बढ़िया बढ़िया से बताओ। और क्या होता है सर? रिस्क कितना? रिस्क में बहुत बड़ा, देखो ज्यादा पैसा ज्यादा रिस्क, रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो तो सब में ही होता है। और ये डिसीजन इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब वापस से नहीं, एक बार पैसा डाल दिया, मशीन खरीद ली तो खरीद लिया, वापस से रिटर्न नहीं आ सकते। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरे प्रकार का जो डिसीजन होता है बेटा वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, विच इज इससे भी ज्यादा जरूरी डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मान लो 200 करोड़ रुपए आपको चाहिए, तो अगला डिसीजन क्या बोलता है? ये पैसे आएंगे कहां से भाई? लाएगा कहां से पैसे? तो तूने बोल दिए, पर पैसे आएंगे कहां से? तो बेसिकली पैसे आने के 2 सोर्सेज होते हैं, जरा बताओ मुझे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से 11th क्लास में पढ़े, नाम याद करो। बहुत बढ़िया। ओनर्स फंड, ओनर्स फंड शेयर्स के थ्रू, और बोरोवर्स फंड लोन लेके, कैसे भी लोन ले सकते हैं बोरोवर्स फंड, ठीक है। तो या तो आप खुद का पैसे के थ्रू लगाएंगे, काम शुरू करेंगे, या फिर किसी और से पैसा लेंगे। अब कौन सा इन दोनों में से सिलेक्ट करोगे, कौन सा सिलेक्ट करोगे, ये बहुत सारे अगेन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके फैक्टर बहुत सारे हैं, इसलिए पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। 5-6 तुम बता दो, टोटल हो तो 8, 9, 10 हैं करीब, पर 5-6 चलो बताते हैं कितने बढ़िया रहेंगे। कलर कौन सा ले? सफेद, सफेद ही लेते हैं चलो। हाँ हाँ भाई, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको यहां पे लगा देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, गलती नहीं करेंगे हम, हाँ अफेक्टिंग। कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि आप कौन से सोर्स के थ्रू पैसा ले रहे होंगे? हाँ भैया, सबसे पहला फैक्टर कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना लग रहा है भाई। अगर आप खुद ओनर फंड लोगे तो भी खर्चा लगता है, बोरोर फंड लोगे तो भी खर्चा लगता है, दोनों खर्चा। रिस्क कितना है आपके प्रोजेक्ट्स पे? ज्यादा रिस्क है तो भैया लोन मतलब मारेगी पब्लिक, कम रिस्क है तो आप लोन ले सकते हो, रिटर्न दे दोगे, ठीक है। आपकी चलती फिरती कॉस्ट कितनी है? फ्लोटेशन कॉस्ट, बहुत बढ़िया। और बताओ फ्लोटेशन कॉस्ट, और कुछ बोलोगे? स्टॉक मार्केट रिएक्शन, चलो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। और बोलो 2-3 और, 4 हो गए, 2 और बोल दो चलो, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, आपके बिजनेस की कैश फ्लो कैसा है? पैसा बहुत है आपके पास तो ले लो लोन। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, 5 हो गए, वैसे तो 5 काफी है, पर 1-2 और लिखना चाहो तो 1-2 और लिख दो, बोलो। हाँ भाई बोलो फटाफट से, क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया। ऑपरेशन कॉस्ट कितनी है? फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट कितनी है? कितना पैसा आपको चाहिए एट अ टाइम, इस पे भी डिपेंड करता है पैसा कहाँ से लेना है, ठीक है। और बोलो 6 हो गए, और हो गया, बस बहुत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल, कितना आपको कंट्रोल चाहिए, ठीक है। अगर लोन लोगे तो भैया वो कंट्रोल नहीं देगा, वो बोलेगा मैंने जो बोला वहीं पैसा आप लगाइए, जबकि अपने शेयर होल्डर से पैसा लोगे ना तो वो आपको कंट्रोल दे देते हैं, वह ठीक है आपकी इच्छा है जैसे आप कर लो, ठीक है। तीसरा डिसीजन होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या कहता है? कितना पैसा बांटना है, यानी कि कितना पैसा हम रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग और कितना पैसा बांट देंगे। यानी कि आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो कितना पैसा शेयर होल्डर में बढ़ जाएगा, कितना पैसा आप खुद रख लोगे, ये कहलाता है आपका डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्टली फैक्टर फैक्टिंग पे आ जाते हैं इसके। पीला कलर लेते हैं, पीला कलर बहुत दिनों से नहीं आया। हाँ भाई नीचे आ जा भैया, छुप गया डिविडेंड, डिविडेंड नहीं छुपना चाहिए, सब छुप जाए। फैक्टर अफेक्टिंग, कि आप कितना डिविडेंड बांटोगे और कितना रखोगे। हाँ भैया एक एक करके शुरू करें, बताओ कौन कौन से फैक्टर है जो डिविडेंड पे डिफेक्ट करते हैं। सबसे पहला सर आपकी कमाई,
कमाई अच्छी होगी तो ज्यादा बांटेंगे, नहीं होगी तो नहीं बांटेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कमाई, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, है ना। एक साल हो गई, बोले भैया 1000 करोड़ हो गया, अगले साल 50 भी नहीं हुआ, तो 1000 का खुश होके बांटने का नहीं है सारा। ठीक है, आप ग्रोथ कितनी करना चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो ज्यादा ग्रोथ चाहिए आपको तो कम डिविडेंड बांटो, कम ग्रोथ चाहिए बोले वाह अभी ज्यादा कुछ ना है तो बांट दो सब में। ठीक है, आपके पास कैश फ्लो में पोजीशन कितनी है, मतलब कैश फ्लो पोजीशन कितनी है, कैश फ्लो में पैसा कितना है। ठीक है, और देखो तीनों में ही आ रहा है कैश फ्लो, इसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी है, तीनों में ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका शेयर होल्डर क्या चाहता है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, मतलब जवान है या वृद्ध है, जवान है तो चाहेंगे भाई ठीक है लंबे समय में अच्छा दो, वृद्ध बोलेंगे कि नहीं भैया अभी अच्छा दो, लंबा तो हम भी नहीं टिकेंगे। ठीक है, और कितने हो गए, 5 हो गए, एक और ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, टैक्स ले लो। ठीक है, टैक्स ले लो, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन, टैक्स बचाने के हिसाब से कैसे आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, और ले लो, और एक दो चाहो तो ले लो, जैसे 6 बहुत है। जैसे स्टॉक मार्केट ले लो, स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हो गए, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले। अब डिविडेंड डिसीजन के बाद अपन ने देखा भाई 3 डिसीजन हो गए। अब ये 3 डिसीजनों को मिला के की जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कैसा देखना, कैसा आना, कैसा जाना, इसको मिला के क्या की जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, पहले इसको देखते हैं, कहां लिखे हैं अपने पास, ऊपर बहुत जगह पड़ी है, ये पूरी जगह मैंने इसी काम के लिए छोड़ी थी, आज जीवन में समृद्ध हो गए हम, ये जगह छोड़ दी हमने। ठीक है, ओके, सो फाइनेंशियल प्लानिंग, कलर पीला, ठीक है, आ जाते हैं इधर, फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ भैया, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिंपल भाषा में होता है फाइनेंस का ब्लूप्रिंट बनाना। क्या मतलब होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ फाइनेंस, ब्लूप्रिंट ऑफ फाइनेंस, मतलब ये सारी चीजों को एक साथ लिखना कि पैसा कैसे आएगा, कहां जाएगा, इन सबको डिसाइड करना, ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव बता दो मुझे, 2-3 ही बता दो, चलो कुछ ऑब्जेक्टिव बता दो बढ़िया से कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, मतलब पैसे की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग। अरे भाई तीनों वजह से, सही समय पे पैसा मिल जाए, है ना, सही जगह लग जाए और सही जगह प्रॉफिट बन जाए, यही तो अपना काम है, इन तीनों को मिला के तीनों का ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, तो इसलिए करते ताकि टाइमली अवेलेबल हो जाए पैसा, AVAI, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जब हमें चाहिए तब पैसा हो जाए। ठीक है, जब चाहिए तब पैसा मिल जाए। ठीक है, डू नॉट रेज फंड अननेसेसरी। ठीक है, बिना वजह पैसा मांगते नहीं रहो, पैसे की कमी है साहब, ऐसा नहीं हो। और क्या हो सकता है, ठीक है, ये दोनों होती है, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। ठीक है, ये होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सर करनी क्यों चाहिए, ये तो होगा ऑब्जेक्टिव, करने का मेन मकसद क्या है कि भाई ठीक है करनी क्यों चाहिए, तो आप इसमें ना बहुत सारे रीजन लिख सकते हो, वो सारे रीजन है ना बहुत जनरल हैं, तो इसको अपन ऐसा अलग से दिखाएंगे नहीं। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्या हो सकता है, चलो अपन दोनों ऐसी बात करते हैं इसमें, सर ऑप्टिमम फंड में मिल जाए, ठीक है, सही कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाए, सही प्रोजेक्ट में पैसा लगा दूं, सही जगह से पैसा बन जाए, ठीक है, फाइनेंशियल पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में हो, किसी प्रकार का शॉक नहीं मिले, ओ भाई ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो, फाइनेंस की पूरी प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब वही सारी चीजें तो तुम्हें जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट सो कॉल्ड है ना बाजार में, वो सब सिखाते हैं ना कि इतना हो जाए उतना हो जाए, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ मैं कुछ भी लिखा दूंगा तुम वो जनरल टर्म ही लिखोगे, तो अपने ना बिना वजह लिखेंगे नहीं उसको। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, चैप्टर काफी अच्छा है ये, ठीक है ना, तो अब इनको यहां पूरा बनाना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाते हैं, ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो अकाउंट्स के अंदर तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना डेट होगा और कितना इक्विटी होगा, यानी कि कितना लोन पे लोगे और कितना अपन खुद का पैसा डाल रहे होंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एक कंपनी का आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अपन लोगों ने ना अकाउंट्स में पढ़ा है, अकाउंटिंग रेशियो के अंदर, जिनको याद नहीं है बता देता हूं, 2:1 होता है आइडियल कैपिटल डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, और ये डेट इक्विटी रेशियो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको लोन लेना चाहिए या इक्विटी। देखो सिंपल सी बात है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन भी यही बोलता है, लोन लेना चाहिए इक्विटी, ये भी बोलता है लोन लेना चाहिए इक्विटी, तो दोनों बराबर ही, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है।
दो तीन चीजें डिफरेंट है तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे देखो सेम इसमें भी कैश फ्लो था, इसमें भी आप लिख सकते हो आपका कैश फ्लो कितना है, इस पर डिपेंड करता है कि और लोन लेना है या और इक्विटी लेनी है, ठीक है। और उसमें टैक्स रेट है, इसमें भी टैक्स रेट डिफाइन होती है, क्योंकि क्या है लोन लेने पे आपको ब्याज पहले देना पड़ता है, टैक्स बाद में लगता है, ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट है, इसमें भी फ्लोटेशन कॉस्ट डाल दो। तो कॉमन है वो सब, क्योंकि इसमें भी वही डिफाइन करना है और इसमें भी वही डिफाइन करना है, ठीक है। एक दो और हैं, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब जैसे मान लो आप जो है 10 लाख रुपए का ब्याज या 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है और इस पे आपको 1 लाख रुपए का ब्याज देना है, लोन लिया है तो अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गया 10 टाइम्स। मतलब मैं 10 बार ही ब्याज चुका सकता हूं, इतने पैसे हैं मेरे पास। तो अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा है तो आप लोन ले लोगे, कम है तो फिर नहीं लोगे। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कॉस्ट कितनी है, उसमें भी कॉस्ट है ना, तो अलग अलग लिख दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट ये लिख सकते हो, ठीक है। कितने हो गए, बहुत सारे हो गए भैया, 3 3 6 हो गए ना, हाँ बहुत है। और भी कंट्रोल कंसिडरेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 2 3 और लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे है ना तुम्हारे लिए एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल आता ही पूछते हैं तो उसको भी अपन पहले कर लेते हैं एक बारी, वो बढ़िया है न्यूमेरिकल, है ना, जिसको अपन बोलते हैं, यहीं से निकल के आता है, इधर ही में से निकालते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज का। अब फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है, सिंपल इसको समझना, लोग समझ नहीं पाते। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है कि मैं और डेट ले सकता हूं क्या, मैं और डेट ले सकता हूं क्या, पैसा बढ़ाने के लिए। देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर का पैसा बढ़ाना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर का पैसा बढ़ाना। तो फाइनेंशियल लिवरेज कहता है कि क्या मैं और लोन ले सकता हूं क्या, ताकि मेरे शेयर होल्डर का पैसा बढ़ जाए। अब और लोन आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके, सेम ही चीज को बता रहा है कि और लोन लू या और कैपिटल लू, डिपेंड करता है आपका ईपीएस पे। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, यानी मेरा शेयर होल्डर अगर 10 रुपए का शेयर ले रहा है तो उसके बदले में उसको साल के एंड में 1 रुपया मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये होता है आपका अर्निंग पर शेयर। अब इसका जो न्यूमेरिकल है ना वो बेसिकली ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस ईपीएस निकालना पड़ता है, यानी अर्निंग पर शेयर कितना है, ठीक है। तो आपको 2 3 ऑप्शन दे देते हैं, भाई लोन लूं या ये लूं, 40 लाख का लोन लूं, 30 लाख का लोन लूं, 10 लाख की इक्विटी, तो वो 2 3 ऑप्शन दे देंगे। उसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा तीनों ऑप्शंस में आपके कितने क्या कहते हैं ईपीएस बन रहा है। अब निकालते कैसे, मैं न्यूमेरिकल का पूरा चार्ट बता देता हूं, बहुत सिंपल है, लोग डरते हैं। आपके क्वेश्चन की शुरुआत होगी ईबीआईटी से। ईबीआईटी मतलब अर्निंग, रुको थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको क्योंकि अपने पास ज्यादा जगह नहीं बनेगी। अरे यार मैं भी क्या आदमी हूँ यार, आदमी ठीक नहीं हूं मैं, रुक हट जा भाई, हाँ हट जा, नहीं बनाना, हट चल हट, नहीं बनाना हट, थोड़ा ऊपर हो, इतनी स्पेस है, ले जितना बड़ा लिखना लिखो है ना, बाद में छोटा कर देंगे उसको। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके अर्निंग पर शेयर पर। अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा इस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ईपीएस ईबीआईटी से शुरुआत होती है, मतलब आपको प्रॉफिट दिया होगा जिसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब आपका जो साल का प्रॉफिट हुआ है वो, ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अब अगर आप लोन पे उठा रहे हो पैसा, तो जितना आप लोन पे पैसा उठाओगे उस पर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट माइनस किया। अगर आप लोन की जगह शेयर्स के थ्रू पैसा बना रहे हो तो इंटरेस्ट 0 हो जाएगा, जो आएगा उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले। देखो एक पूरा है ना फ्लो है, पहले होता है प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट जाता है, जो बचता है वो होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से जाता है टैक्स, सब में सेम है, चेंज ही नहीं है, जो भी टैक्स होगा वो टैक्स आपका चला जाएगा, जो बचेगा वो होता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये काम का है, ठीक है, ये निकाल लिया आपने। क्योंकि देखो इंटरेस्ट जो है यानी कि जो ब्याज है वो टैक्स देने से पहले लगता है। अब आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, देखो बहुत सिंपल है, पर शेयर, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बस ये कर लो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन होंगे, तीनों में से जिस ऑप्शन में इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल, और यही तरीका, यही फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अगर आप लोन ज्यादा ले रहे हो, तो यहां ज्यादा अमाउंट आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे। अगर आप लोन नहीं ले रहे हो, शेयर ज्यादा इशू कर रहे हो, तो यहां अमाउंट कम हो जाएगा, यहां ज्यादा हो जाएगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन है। ठीक है, अब इस चैप्टर में दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे हैं। मैं जब बोलता हूं बच्चे हैं, इसका मतलब है कि वो क्यों है इस चैप्टर में, वो दुनिया में किसी को भी नहीं पता है, काफी आसान है। ठीक है, और सेम चीजें हैं वो दोनों। ठीक है, एक बार देखते हैं अपने पास जगह किस तरफ बची हुई है, तो वहां पर अपन इसके बना लेंगे। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस राइट नाउ, है ना। यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं, और सब जगह है अपने पास ऑप्शन। ठीक है, छोटा चैप्टर है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही हम उठा लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे इसकी बात कर लेते हैं। ओके, आ जा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, वो है आपके कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कि जनाब मैं कितना पैसा फिक्स कैपिटल से निकालूं और कितना पैसा वर्किंग कैपिटल से निकालूं, या मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देते हैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मेरी कितनी कैपिटल फिक्स होनी चाहिए, कितनी कैपिटल फिक्स मतलब एसेट्स वगैरह में, और वर्किंग मतलब चलता हुआ। तो फिक्स कैपिटल आपकी कितनी होगी, कितनी रखनी चाहिए आपको, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे सर आपका नेचर कैसा है बिजनेस का, कैसा धंधा कर रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस। भाई एसेट वाला धंधा कर रहे हो, ऐसा धंधा कर रहे हो जिसमें सर्विस बेच रहे हो, तो थोड़ा कम पैसा चाहिए। स्केल कितना है आपका, शहर में कर रहे हो, पूरे देश में कर रहे हो। ठीक है, स्केल ऑफ बिजनेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी आप कौन सी इस्तेमाल करते हो, इस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दो ऑप्शन होते हैं, CIT LIT। टेक्नोलॉजी, अगर लेबर्स के थ्रू काम कर रहे हो तो इतनी फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए, मशीन चाहिए, मशीन के थ्रू कर रहे हो तो काम करते हैं। आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कितना होते हो, अपग्रेड विथ टेक्नोलॉजी। अगर आप लगातार टेक्नोलॉजी के साथ चलते हो तो बहुत पैसा चाहिए होगा, नहीं चलते हो तो फिर कम पैसे में काम हो जाएगा। आप ग्रोथ कितनी करना चाहते हो, इस पे भी डिपेंड करता है। भाई ग्रोथ ही ग्रोथ चाह रहे हो तो ज्यादा फिक्स कैपिटल रखो, कभी भी जरूरत पड़ जाएगी। और ग्रोथ नहीं चाह रहे हो तो वाह बढ़िया है फिर तो। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ये भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मेजरली फैक्टर सेम ही होते हैं जनरली, है ना, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं, दो तीन फैक्टर एड ऑन हो जाते हैं। जैसे नेचर सेम है, बिजनेस कैसा है आपका, सर्विस बेस्ड मॉडल है तो वह ज्यादा वर्किंग मतलब चलता हुआ, रोज का पैसा कितना चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। स्केल अगर आपका छोटा है तो कम पैसा चाहिए होगा रोज, बड़ा है तो ज्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, सीजनल फैक्टर आ जाते हैं इसके अंदर। सीजनल फैक्टर जैसे सर्दियों में कूलर के धंधे में कम पैसा चाहिए होता है, गर्मियों में ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ठीक है, आपकी बिजनेस साइकिल क्या चल रही है आपकी, क्या दुनिया की, मतलब पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन साइकिल कैसी है, क्रेडिट कितना आप अलाउ कर रहे हो। ज्यादा क्रेडिट अलाउ कर रहे हो तो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तो आप ही को वो पैसा खुद ही यूज करना पड़ रहा है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, आप कितना क्रेडिट ले पा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है, कंपटीशन अच्छा है तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, पैसा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करते हैं। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है तो बड़ा कॉमन ही, बट हाँ छोटी छोटी चीजें थी। सो दैट्स आउट, खत्म हो गया चैप्टर। मतलब अपन डरते क्यों है भाई इससे, मैं तो डरा ही नहीं आज। वैसे तो हम डरते हैं पर डरा ही नहीं आज। ठीक है, तो आई होप सो आपको भी जो डर है वो समाप्त हो गया होगा। ये अपना पूरा चैप्टर यहाँ पर हो चुका है समाप्त। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा मजा आ गया होगा आपको। यो ठीक है, इसी तरीके से बाकी चैप्टर भी कवर करते हैं और खत्म करते हैं बिजनेस स्टडीज को। जाने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। बात नंबर 1, अगर कहीं किसी परेशानी में फंस गए हो तो यहां तक आने का एक गिफ्ट है, ये नंबर लिख लो 7690041256। ये मेरा नंबर है, पड़ोसी का नहीं है। अब तो व्हाट्सएप ने भी वेरीफाई कर दिया है कि हाँ भाई ये गौरव जैन का ही नंबर है। ठीक है, इसको अपने फोन में सेव कर लीजिए और मुझे हाई मैसेज कर दो। तुमको जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए वो मैं सारे अलॉट करवा दूंगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो भी अपन सॉर्ट कर लेंगे। पर्सनल नंबर है, ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई AI बॉट आपसे बात नहीं करेगा, हम ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। दूसरी बात तो आपको पता ही है, जिन लोगों ने हेल्प बुक नहीं ली जाके ले लेना अगर अवेलेबल है तो, वरना फिर क्या है बाद में तो पछताओगे। ठीक है, सो डू टेक इट राइट अवे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।